बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। 14.8 इस टॉपिक में हम देखेंगे, इस लेक्चर में हम देखेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये इस डिवाइस के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या CRO ये एक ऐसी डिवाइस है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी वोल्टेज को वेव फॉर्म में डिस्प्ले करती है। ठीक है, आपके पास कोई भी वोल्टेज है, उसकी वेव फॉर्म आपने बनानी है। वेव फॉर्म का मतलब है कि उसकी जिस तरह साइनोसाइडल वेव होती है, ठीक है, जिस तरह कोई भी वेव होती है उसको आपने डिस्प्ले करवाना है वेव की फॉर्म में। उस वोल्टेज सिग्नल को आपने वेव की फॉर्म में किसी भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो उस पर्पस के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसका पर्पस ये होता है कि कोई भी वोल्टेज है उसको आप बड़ी आसानी के साथ उसकी पीक का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई पीक आपने या कोई भी वोल्टेज की पीक आपने ऑब्टेन की है और उस वोल्टेज की आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, उसका फेज़ फाइंड कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, या एक से ज़्यादा वोल्टेज है तो उनका फेज़ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप जब आपके पास वेव फॉर्म आ जाती है तो फिर आप स्टडी करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लेबल करते हैं। ये डायग्राम है इसकी CRO की, और इस डायग्राम को हम लेबल इस तरह से करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट होता है इसका, ये फिलामेंट होता है, ठीक है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो अंदर वाला जो ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये वाला, इसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, अब इसको हम कैथोड कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C से। इसको हम ये C से लेबल करते हैं। इसके बाद जो बायर वाला ये जो बॉक्स है जिसके साथ थोड़ा सा कट भी लगा हुआ है, इसको हम ग्रिड कहते हैं और इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद ये एनोड लगे हुए हैं, एक ये एनोड है, एक ये है और एक ये 3 एनोड हैं और इनको हम किसी और कलर से लेबल कर लेते हैं। ये एनोड है A1, ये एनोड है A2 और ये एनोड है A3। इसके बाद ये प्लेट्स हैं जिसको हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, एक्स प्लेट, एक्स प्राइम प्लेट, वाई और वाई प्राइम प्लेट, और यहाँ पर ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। अब हम बारी बारी इन सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इनका फंक्शन डिस्कस करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? अच्छा, अब हम फिलामेंट से स्टार्ट करते हैं कि फिलामेंट का बेसिक पर्पस क्या होता है। कि फिलामेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। ये किसी भी फिलामेंट का, अगर आप किसी भी फिलामेंट को हीट करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ठीक है, अब उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे फर्दर हम अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या लेट्स सपोज आपने एक्सरेज जनरेट करवानी है तो भी फिलामेंट यूज़ किया जाता है, या कोई और एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए आपने इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फिलामेंट हीट अप होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये कैथोड लगा हुआ है, और कैथोड के बाद क्या लगी हुई है, ये ग्रिड लगी हुई है। अब ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और जो कैथोड है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब होगा ये कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस ग्रिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस ग्रिड के ऊपर आपने ये नेगेटिव, मैंने लिखा है कि इस ग्रिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ज़्यादा निकले, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो, तो फिर ज़ाहिरी बात है इस नेगेटिव चार्ज को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है, कि वो कम तादाद में इस सुराख से बाहर निकलें, ग्रिड के जो होल है यहाँ से बाहर निकलें। अगर यहाँ पे इस ग्रिड का जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और थोड़ी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इस सुराख से बाहर आ सकेंगे। और अगर इस ग्रिड का चार्ज थोड़ी अमाउंट में है तो फिर क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ग्रिड वाले जो सुराख है यहाँ से एमिट हो सकेंगे। इसलिए ग्रिड को यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट को या इलेक्ट्रॉन बीम को एक कंट्रोल्ड वे के अंदर यूज़ कर सकें। यहाँ पे आगे एनोड यूज़ किया गया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक क्लाउड की फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है, रैंडम फॉर्म में होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को एक शेप में बीम की फॉर्म में अलाइन करने के लिए यहाँ पे एनोड यूज़ किए जाते हैं। ये एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, ये नोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि इनके अंदर जो है ये एक होल होगा, ये इतनी तेज़ रफ्तार से यहाँ से एनोड में से पास होंगे कि एनोड जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा।
लेकिन वो इतनी हाई स्पीड में होते हैं कि वो एनोड की जानब अट्रैक्ट नहीं होंगे। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक रैंडम फॉर्म में है वो एक बीम की फॉर्म में ओरिएंट हो सकते हैं, ठीक है, अलाइंड हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो एनोड है इनका पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट रखा गया है। जो एनोड A3 है, एनोड A3, इसका पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है A2, इसका पोटेंशियल A2 से ज़्यादा होता है और A2 का पोटेंशियल A1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एनोड का पोटेंशियल है वो डिस्कस करना है कि इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, और जो ये वाला एनोड A2 है इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है, और A1 का जो पोटेंशियल ये सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो नोड है इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है इन दोनों के निस्बत। उसकी वजह ये होती है जब बीम यहाँ से निकल रही होती है, एमिट हो रही होती है, तो उसको आपने थोड़ी सी फोर्स प्रोवाइड करके या पॉजिटिव चार्ज या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करके थोड़ा सा सिर्फ नैरो फॉर्म में अलाइन करना है। उसके बाद एनोड A2, ठीक है जी। इसके बाद जो एनोड A2 है इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होता है और A3 का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। जब ये बीम एक क्लाउड की फॉर्म में यहाँ पे पहुँचेगी, मतलब क्लाउड का मतलब है कि वो भी इतनी ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगी, लेकिन जो एनोड A3 है इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी कि वो उस बीम को एक उन इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल एक बीम की फॉर्म में इस तरह अलाइन कर देगा। अब यही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे दो प्लेट्स लगी होती हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनको कहते हैं। ये एक्स प्लेट है और ये एक्स प्राइम प्लेट है। अब ये जो दो प्लेट्स हैं ये हॉरिजॉन्टल लगी होती हैं और ये जो दो प्लेट्स हैं ये वर्टिकल लगी होती हैं। इनको हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। ये वाली जो प्लेट्स हैं इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, और ये वाली जो प्लेट्स हैं इनको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेट्स। ठीक है, इन प्लेट्स को हम वर्टिकल प्लेट्स कहते हैं। अब इनका फंक्शन ये है, जैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्लेट्स में से गुजरेगी तो क्या होगा, इन प्लेट्स को आगे पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, एक्स को और एक्स प्राइम को। अब इनको पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है इन प्लेट्स को। तो एक्चुअली होगा ये कि जैसे ही इन प्लेट्स को पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। ये अगर इस प्लेट का पोटेंशियल एक्स का एक्स प्राइम से ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो ये वाली जो बीम है ये एक्स की जानब डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और अगर एक्स प्राइम का पोटेंशियल एक्स से ज़्यादा हुआ तो ये बीम एक्स प्राइम की जानब डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक्स और एक्स प्राइम को एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह वाई और वाई प्राइम को भी एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, और फिर उसके बाद हम प्लेट वाई और वाई प्राइम की जानब जाएंगे। और इन दोनों प्लेट्स में से गुजरने के बाद फाइनली जो बीम है वो इस स्क्रीन के ऊपर पहुंचती है। ये जो डिस्प्ले है इसको हम स्क्रीन कह लेते हैं, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन बेसिकली कहते हैं। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन की प्रॉपर्टी ये होती है, जब भी इलेक्ट्रॉन उस स्क्रीन के ऊपर जाकर स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का स्पॉट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वैसे तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा कि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो कहाँ से जा रही है और कहाँ से आ रही है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन यूज़ करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर का स्पॉट प्रोड्यूस होता है, और फिर वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर आके स्ट्राइक किए हैं। तो जो प्लेट एक्स और एक्स प्राइम को पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है इसको हम कहते हैं स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। इस वोल्टेज को हम ये नाम देते हैं। और ये वाला वोल्टेज होता है ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर एक सर्किट होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये बिल्ड हुआ होता है, ठीक है। सर्किट के अंदर ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो उन्होंने इंस्टॉल की होती है। अब इसका पर्पज़ ये है, ये इस तरह का होता है, ये सॉटूथ वोल्टेज की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। सॉटूथ वोल्टेज का ये मतलब है कि आपके पास वोल्टेज और टाइम के अक्रॉस अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यू विल गेट ए ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, जहाँ पे वाई एक्सिस के अक्रॉस वोल्टेज है और यहाँ पे टाइम है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से वोल्टेज की पीक स्टार्ट हुई है, जब मैक्सिमम पे पहुँची है तो फिर उसके बाद जो है वो स्विच ऑफ हो गया और वोल्टेज दोबारा से ज़ीरो पे आ गया है। उसके बाद फिर यहाँ से वोल्टेज ऑन हुआ है
और यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई है। जब मैक्सिमम पे पहुँची है तो वोल्टेज स्विच ऑफ हो गया, दोबारा से 0 पे इसकी वैल्यू आ गई है। फिर यहाँ पे फिर जब तीसरे साइकिल में क्या होगा, वोल्टेज दोबारा से यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा तो फिर ये स्विच ऑफ हो जाएगा और वोल्टेज दोबारा से वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। और ये वोल्टेज का ग्राफ बनता है जिसको सॉटूथ वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इस वोल्टेज को हम कहते हैं सॉटूथ वोल्टेज। इसको सॉटूथ वोल्टेज इसलिए कहते हैं कि जिस तरह आपके पास एक आरी होती है ना, आरी को सा कहते हैं, और आरी के जो दंदाने होते हैं एग्जैक्टली ये ग्राफ उसी तरह का बनता है, इसलिए इस ग्राफ को ही हम कहते हैं सॉटूथ वोल्टेज। और इस तरह का वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है जो एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं उन प्लेट्स को। तो एक्चुअली फिर क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज जो है वो अब ये टाइम वेरिंग वोल्टेज है। ठीक है, ये यहाँ पे नोट कर लें चीज़ कि ये वाला जो वोल्टेज है ये टाइम वेरिंग वोल्टेज है। ये इसका ये मतलब है कि वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू और है, वोल्टेज की वैल्यू और है, यहाँ पे टाइम और है, वोल्टेज की वैल्यू और है, यहाँ पे टाइम जो है वो और है और वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस किस्म का जो वोल्टेज है, इस किस्म के वोल्टेज को हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यूज़ कर सकते हैं और इसी किस्म के वोल्टेज की वेव फॉर्म हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर वोल्टेज हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, जो सॉटूथ वोल्टेज के फॉर्म में नहीं है, या वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो फिर हमारे पास सॉटूथ वोल्टेज में जो पीक आएगी या जो हमारे पास जो अब पीक ही कह लें, जो पीक बनेगी या जो कर्व बनेगी वो हमारे पास ठीक नहीं आएगी, या हम उसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यूज़ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे ये कह लें कि CR उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो वोल्टेज है, ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसकी एक रीज़न है। अब पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि हम इसी किस्म के वोल्टेज को, जो ये वाला वोल्टेज है, हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर यूज़ क्यों करेंगे। ज़ाहिरी बात है हमारे पास कोई और वोल्टेज की फॉर्म में होना चाहिए, कि लीनियर वोल्टेज भी हो सकता है जो टाइम के लिहाज से सिर्फ बढ़ता जाए, वैल्यू ड्रॉप ना हो। ठीक है, टाइम भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, यहाँ के टाइम कम हो रहा है तो वोल्टेज भी कम हो रहा है। वो भी हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसको हम लीनियर ग्राफ से भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन वो चीज़ हम इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। हम जो सॉटूथ वोल्टेज है, या जो अभी हमने लिखी है वोल्टेज की जो टाइप, स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर, इसी किस्म का वोल्टेज हम इसके अंदर यूज़ क्यों करेंगे, तो उसकी एक रीज़न है। अब उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही ये जो वोल्टेज इन प्लेट्स को दिया जाएगा, अगर इन प्लेट को जब वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे मतलब ये इन दो प्लेट्स का बेसिक पर्पज़ ये है कि ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह से अलाइन करती हैं। अगर ये वोल्टेज इन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को स्वीप टाइम या वेरिंग फॉर्म में ना दिया जाए तो ये वोल्टेज या ये वाली जो प्लेट्स हैं, ये जो यहाँ पे हमारे पास बीम आ रही है उसको एक प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी आपको ज़रा क्लियर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर आपको सही से आइडिया हो जाएगा। अब दोबारा से वही डिफ्लेक्शन प्लेट्स बना लेते हैं यहाँ पे। ये आप ये कह लें कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जो इस तरह से लगी हुई हैं। ठीक है, एक इस तरह से लगी हुई है और दूसरी भी इस तरह से लगी हुई है, और दरमियान में इस तरह से पीक जो है वो पास कर रही है, और जो बीम है वो इस तरह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान से इस तरह से गुज़र रही है ये बीम। और बीम इनके गुज़रने के बाद आगे स्क्रीन से जाके टकराती है, और वो स्क्रीन से जब टकराएगी तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। अब ग्राफ मैं आप लोगों को यहाँ से पे बना के बता देता हूँ। वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये उसके दो एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इन जो प्लेट्स होती हैं, जो एक्स प्लेट्स होती हैं, इनका सिर्फ काम ये होता है कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो एक लाइन बनाती हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से लाइन बनेगी, ये वाली ग्रीन कलर में, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन बनेगी इन प्लेट की वजह से। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेते हैं एक्स और एक्स प्राइम प्लेट। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि ये वाली जो प्लेट है ये एक्स प्लेट है और ये वाली एक्स प्राइम प्लेट है। अब इन दोनों के ऊपर हमने टाइम स्वीप वोल्टेज जनरेटर जो है वो अप्लाई किया हुआ है, या आपने कोई चेंजिंग वोल्टेज, वेरिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। अगर इस प्लेट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा इस प्लेट से तो ये बीम इस जानब डिफ्लेक्ट, ये बीम जो है वो इस जानब मुड़ जाएगी। अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो बीम इस जानब मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक पीक जो है वो इस फॉर्म में मिलेगी। अब सॉटूथ वोल्टेज का इस पीक से क्या ताल्लुक़ है? इस पीक का ये ताल्लुक़ है कि जैसे ही ये
वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, तो यहाँ से ये इसका ज़ीरो पॉइंट है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वोल्टेज की पीक फॉर्म जाएगी मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा, वोल्टेज दोबारा ज़ीरो आ जाएगा, वोल्टेज ये पीक मैक्सिमम पे होकर फिर दोबारा ज़ीरो आ जाएगी, फिर ये वोल्टेज की पीक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर यहाँ से ज़ीरो पे आ जाएगा और फिर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो पे आ जाएगी। ठीक है, तो सॉ-टूथ वोल्टेज हमने इसलिए अप्लाई किया है कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मूव करता रहे। अगर एक ही लीनियर वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो ये वाला पॉइंट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, ये मूव नहीं करता रहेगा। अब मूव हम अपने पॉइंट को इसलिए करवाना है कि अगर ये वाला पॉइंट तेज़ी के साथ मूव करेगा तो हमें ये लाइन बनती हुई दिखाई देगी। अगर ये वाला पॉइंट आराम-आराम से मूव करेगा तो हमें ये सिर्फ़ एक पॉइंट को इंडिविजुअली हम देख सकेंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट बड़ी तेज़ी के साथ मूव करता रहेगा और हमें एक लाइन बनती हुई नज़र आएगी, और उस पॉइंट के मूव करने की डिपेंडेंस किस पे है, वो सॉ-टूथ वोल्टेज पे है। वो सॉ-टूथ वोल्टेज जितनी ज़्यादा अपनी जल्दी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा उतना क्लियरली हमें यहाँ पे लाइन बनती हुई नज़र आएगी। इसकी भी एक एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि आप देखिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज है और ये टाइम पीरियड है इसका। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से। अब एक सॉ-टूथ वोल्टेज इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी सॉ-टूथ वोल्टेज हो सकता है, और एक उस तरह से भी हो सकता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में टाइम पीरियड का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज ने जब यहाँ से अपनी वैल्यू को स्टार्ट किया और मैक्सिमम वैल्यू तक जब वोल्टेज पहुँच गया तो उसने कम टाइम लिया। अब टाइम मेजर करें, ये 0 है, ये 1, ये 2, और आगे यहाँ पे लेट्स सपोज 3 आ जाएगा, फिर आगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब वोल्टेज ने जैसे ही अपनी वैल्यू 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक पहुंचा तो ये 1 सेकंड इसका कंप्लीट हो गया। अब वही स्केल आप यहाँ पे रखें, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये 4 सेकंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वोल्टेज ने अपनी वैल्यू स्टार्ट की और उसने मतलब 2 सेकंड लगाए अपना एक टाइम मुकम्मल करने में। ठीक है, ये वोल्टेज वाली जो वेव फॉर्म है ये ज़्यादा टाइम लगाएगी, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, मतलब इसने 2 सेकंड में अपनी पीक को अचीव किया है, लेकिन इस वोल्टेज ने 1 सेकंड में अपनी पीक को अचीव कर लिया। तो इसका मतलब है जो इस किस्म की वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो तेज़ी के साथ अपनी जो है, मतलब ये वाला जो वोल्टेज होगा वो तेज़ी के साथ अपनी पोलैरिटी को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर जब पॉइंट हम लगेंगे या पॉइंट हमें जो स्क्रीन के ऊपर वोल्टेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाएगा, वो पॉइंट हमें क्या बताएगा कि हमारे पास अगर टाइम पीरियड जितना कम है तो ये लाइन हमें ये पॉइंट उतनी तेज़ी के साथ मूव करेगा और हमें एक लाइन बनती हुई दिखाई देगी। और इसको ग्राफ को अगर देखें तो इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है, मतलब इसने 0 से लेके 2 सेकंड तक पहुंचने में इस पीक तक पहुंचने में 2 सेकंड का वक्त लिया है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मूव करता रहेगा, और जैसे ही पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा तो हमें पॉइंट इंडिविजुअली ये दिखाई देता रहेगा और हमें एक लाइन नहीं बनती हुई नज़र आएगी। तो इसलिए सॉ-टूथ वोल्टेज यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास लगेगा वो तेज़ी के साथ मूव करे और हमें लगे कि स्क्रीन के ऊपर एक लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। अब हम वाई प्लेट्स की तरफ आते हैं। तो वाई प्लेट का भी जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स या जो वाई प्लेट्स हमने अभी जिक्र किया है वो किस लिए यूज़ की जाती हैं। लेट्स सपोज पहले उनकी डायग्राम हम इस तरह से कुछ अज्यूम करते हैं, ये। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये वाली जो प्लेट है ये वाई है और जो ये वाली प्लेट है इसको हम वाई प्राइम कह लेते हैं। ठीक है जी, अब जब बीम यहाँ से गुजरेगी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये पास होगी तो इन दोनों प्लेट के ऊपर भी पोटेंशियल दिया होता है, और अगर तो इस प्लेट का पोटेंशियल वाई प्लेट का पोटेंशियल वाई प्राइम से ज़्यादा होगा तो ये वाली जो बीम है ये ऊपर की जानब डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस बीम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनके ऊपर हम ये कह लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नेगेटिवली चार्ज बीम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो फिर क्या होगा कि वो बीम कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सीधी गुजर जाएगी। लेकिन अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इसके पोटेंशियल से तो बीम यहाँ पे चली जाएगी, और अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इससे तो फिर ये बीम वाई प्राइम की जानब डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वाई और वाई प्राइम पे जो पोटेंशियल दिया जाता है ये बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो एक्स और एक्स प्राइम प्लेट को पोटेंशियल दिया जाता है वो बीम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंट करने के लिए डिफ्लेक्ट किया जाता है। अब दोनों प्लेट पर अगर पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया जाए, दोनों प्लेट के ऊपर, ठीक है, पहले हमने एक एक प्लेट के ऊपर पोटेंशियल को डिस्कस किया, अब हम ये कह लेते हैं कि अगर दोनों प्लेट को पर पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाए तो फिर हमारे पास वेव फॉर्म किस तरह की बनेगी।
अब यहाँ पे ये हम ग्राफ बनाते हैं ये वाला, ठीक है। लेट्स सपोज ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप उसकी स्क्रीन है, ठीक है। उसकी स्क्रीन के ऊपर ये एक वाई एक्सिस की ग्रिड है और ये एक एक्स एक्सिस की लाइन लगी हुई है। अब इसके ऊपर जो पीक बनेगी ना इन दोनों की, वो ग्रीन कलर में बनेगी। ये मुझे ग्रीन कलर में बनाना चाहिए था, चलो इसको हम इस तरह से शो कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्रीन कलर में ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है। अब जो ये वाली लाइन है ये एक्स और एक्स प्राइम प्लेट की वजह से बनेगी, और जो ये वाली लाइन है स्क्रीन के ऊपर ये वाई और वाई प्राइम प्लेट की वजह से बनेगी। अब अगर दोनों पोटेंशियल, अब इनकी मदद से हमारे पास जो फाइनल पीक बनती है जिसको हम साइनोसाइडल वोल्टेज की साइनोसाइडल वोल्टेज कहते हैं, वो कुछ इस तरह से बनेगी। या अगर हम दोनों वोल्टेज या एक्स और एक्स प्राइम पीक्स जो हैं उनके वोल्टेज को अगर हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि हमारे पास जो पीक है वो इस तरह की बनती हुई नज़र आएगी। ये ठीक है। अब अगर दोनों जो एक्स और एक्स प्राइम प्लेट का पोटेंशियल सेम है तो फिर हमारे पास पीक जो है वो एक स्टेशनरी फॉर्म में सिर्फ नज़र आएगी इस तरह से बनती हुई। ये आपके पास एक साइनोसाइडल वोल्टेज है, ठीक है। साइनोसाइडल वोल्टेज इसलिए कहते हैं कि साइन पीक इस तरह से बनती है, इसलिए इसको साइनोसाइडल वोल्टेज कहते हैं। और अगर एक्स और जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं उन दोनों को पोटेंशियल सेम हो तो हमारे पास पीक इस तरह की बनेगी। अब अगर उन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम नहीं है तो फिर हमारे पास जो पीक बनेगी वो होगी तो इसी फॉर्म में, लेकिन वो पीक जो है वो मूव करती हुई हमें नज़र आएगी। यहाँ तो पीक आपको लग रहा होगा ये वाली जो पीक है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, या जो ये वाली पीक है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये वाली जो पीक है ये आपको मूव करती हुई नज़र आएगी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब ये आपको एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आएगी या इस डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आएगी पीक। तो इसलिए हम फिर उन दोनों वोल्टेज के पोटेंशियल को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास जो पीक है वो स्टेशनरी हो। तो इस तरह से हम इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यूज़ करते हैं वोल्टेज वेवफॉर्म को स्टडी करने के लिए। तो अब हम इसके यूज़ेस की तरफ आते हैं। इसके यूज़ेस क्या हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के? यूज़ेस इसके ये हैं कि सबसे पहले हम इसकी जो वेव फॉर्म है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी वेवफॉर्म डिस्प्ले की जा सकती है। अगर हम वोल्टेज हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट में वेवफॉर्म जो है वो मिलेगी। इसके बाद हम इसकी जो ये पीक हमारे पास बन रही है, इस पीक से हम काफ़ी सारा डाटा जो है वो उसको उस डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उस पीक की फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वेवफॉर्म की कितनी है, या उसका फेज़ डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या उसका टाइम पीरियड जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वोल्टेज आप दे रहे हैं किसी भी चीज़ को उसका टाइम पीरियड कितना है, फेज़ डिफरेंस कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये चीज़ें हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फेज़ डिफरेंस 2 वोल्टेज पीक्स हैं तो दोनों वोल्टेज का फेज़ डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम CRO की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल याद रखना, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये CRO की यहाँ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज सिग्नल को एक वेव फॉर्म की सूरत में हमें डिस्प्ले करके दिखाती है, और फिर उस वेव फॉर्म को हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं वोल्टेज का पता लगाने के लिए कि इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी वेव फॉर्म, इसका टाइम पीरियड कितना था, इसका फेज़ डिफरेंस कितना है, या और भी एम्पलीट्यूड इसका कितना है, या इसकी वेवलेंथ कितनी है। ये सारी चीज़ें हमें जो वेव हमारे पास आएगी उससे पता चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।